हेलो दोस्तों, नमस्कार। बाल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देव मैच टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 14 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे थे हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएटेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा अ सेंस ऑफ एन एंडिंग। दूसरे आर्टिकल में बात होगी बीवेयर द टेम्पटिंग एप्पल ऑफ यूक्रेन मीडिएशन। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल, एक अंत की भावना। समय से पहले रिहाई के लिए दोषियों का पश्चाताप एक पूर्व आवश्यकता होनी चाहिए। बात हो रही है हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, जिसमें जो बचे हुए 6 कन्विक्ट थे राजीव गांधी हत्याकांड मामले में, उन सभी को रिहा कर दिया जाता है। बात हो रही जिस तरीके से 1980 के दशक में भारत द्वारा श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो हस्तक्षेप किया गया था, और उसी की प्रतिक्रिया में माना जाता है कि लिट्टे के जो तत्कालीन लीडरशिप थे उनके द्वारा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। मई 1991 में एक सुसाइड बॉम्बर द्वारा तब तहलका मचा दिया जाता है जब राजीव गांधी की हत्या उसके द्वारा कर दी जाती है। किंतु समय बीतता है और जिस तरीके से जो बचे हुए 7 अभियुक्त थे, धीमे धीमे उनको पब्लिक की सिंपैथी भी मिलती है। और दक्षिण भारतीय, स्पेशली तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके द्वारा भी एक मुहिम चलाई जाती है कि जो कन्विक्ट्स हैं, जिनको मृत्युदंड की सजा मिली हुई है, मृत्युदंड से उनको बचा लिया जाए। और उसी पे चलते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मृत्युदंड को परिवर्तन कर दिया जाता है उम्र कैद में। और फिर इसके बाद तमिलनाडु कैबिनेट द्वारा 2018 में एक रिजोल्यूशन लाया जाता है कि इन सभी की रिहाई की बात कही जाए आर्टिकल 161 के अंतर्गत में। तत्कालीन गवर्नर इसको आगे नहीं बढ़ाते, काफ़ी लंबे समय तक वो इस प्रस्ताव को अपने पास रखे रहते हैं। अंतोगत्वा ये केंद्र को प्रस्ताव देते हैं। हालांकि कोर्ट द्वारा पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया जाता है कि गवर्नर का जो भी एक्शन इतने लंबे समय तक प्रस्ताव को अपने पास तक रोक के रखना, इसका कोई भी संवैधानिक आधार नहीं होता है। और आगे अपनी विशेषाधिकार, विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजी पेरारीवलन, एक अभियुक्त, इनको रिहा कर दिया जाता है, इसके ऑर्डर मिल जाता है। और चूंकि जब एक अभियुक्त की रिहाई हो जाती है तो बाकी अभियुक्त द्वारा भी इसी फैसले का हवाला देते हुए अपने अपील सुप्रीम कोर्ट में फिर से कर दी जाती है और उसी के अंतर्गत निर्णय आता है और सभी को अंतोगत्वा रिहा कर दिया जाता है। बात हो रही है जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई देती है 1998 में, जो 26 अभियुक्त रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट इस बात से इम्प्रेस नहीं हो पाता है, इससे इतर मतलब नहीं रखता है। और आगे चलने के बाद धीमे धीमे 1999 तक पहुंचते पहुंचते 19 को इस पूरे मामले से रिहा भी कर दिया जाता है। और चूंकि एक लंबी अवधि 31 साल के आसपास की सज़ा अभियुक्तों द्वारा भोग भी ली गई है, और ऐसे लंबे समय में सज़ा भोगने के पर निश्चित तौर पर एक पश्चाताप की भावना भी रहती है। और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सेंटिमेंट सिंपैथी भी रही, विशेष तौर पे जो परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति। और जेल में रहने के साथ साथ में ही जो अभियुक्त हैं उन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी आगे बढ़ाया है। और अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी अभियुक्त हैं, इनके परिवार काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। और एक बात की अंतर्निहित भावना व्यक्त की गई है कि जब भी बात हो कि समय से पहले रिहाई करना है, तो इसमें दोषियों का पश्चाताप एक पूर्व आवश्यकता होनी चाहिए। अगले एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी यूक्रेन मध्यस्थता की मोहकता से सावधान रहें। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से अभी अमेरिकन मीडिया में एक खबर चल गई थी कि
भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है, दोनों को एक साथ टेबल पे लाने के लिए भारत प्रयास कर सकता है। और ये जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी हाल में ही मॉस्को की विजिट पे अपने रहते हैं 7-8 नवंबर के आसपास, तब उसी दौरान में ये खबर चलती है। और आगे ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में कि इस अमेरिकन मीडिया में जो खबर चलती है, भारतीय मीडिया में भी इसका प्रभाव दिखता है और इस पे काफ़ी प्रसन्नता अभी व्यक्त की जाती है कि आज जो भारत की डिप्लोमेसी है वो काफ़ी सक्सेसफुल नज़र आ रही है। इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम दुनिया में जब बात आएगी शांति बढ़ाने की, तो उसमें अब भारत अपना रोल अदा करने की पोजीशन में आ गया है, विशेष तौर पर यूक्रेन और रशिया विवाद में, जहां पर पूरी दुनिया इस युद्ध से जो भी अफरा तफरी मची हुई है उससे बच नहीं पा रही। और अब इसमें आगे ये बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से मीडिया में बात चलाई जाती है कि इंडिया की जो विदेश नीति है वो सक्सेसफुल रहती है, वर्तमान प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत पोजीशन है वर्ल्ड लीडर के तौर पर, उसकी सकारात्मकता की बात कही जाती है, सरकार की सक्सेसफुल हैंडलिंग की बात कही जाती है, किंतु इन सब के बीच आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत जब इस भाषण दिया जाता है, जिस दौरान G20 जिसकी अध्यक्षता भारत अब करेगा, उसके लोगो, थीम और वेबसाइट को जब रिलीज करते हैं, उसी के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में ये भी कहा जाता है कि हम सभी को इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए कि आज़ादी का अमृतकाल जो चल रहा है वहाँ पर भारत को G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता करने का गौरव मिलने वाला है। और इसी भाषण के दौरान में प्रधानमंत्री द्वारा ये भी बात कही जाती है कि G20 अध्यक्षता के साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी भारत पर आ रही है। और आर्टिकल में ये भी बात कही गई है कि क्या इस नई जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री का आशय ये था कि ये जिम्मेदारी जो रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है उसके बीच में मध्यस्थता करने से संबंधित है। और आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से पश्चिम द्वारा लगातार इस बात पर बल दिया जा सकता है कि भारत ऐसा करे, क्योंकि व्यक्तिगत बॉन्डिंग भी है दोनों लीडरशिप की। अगर बात कही जाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रीमियर व्लादिमीर पुतिन जी की, तो व्यक्तिगत बॉन्डिंग है, कंट्री टू कंट्री हमारे बॉन्ड काफ़ी बेहतर है, भारत काफ़ी बेहतर पोजीशन में है अगर बात आएगी टॉक टू टेबल पे लाने की। लेकिन आगे आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी तक भारत का एक स्टैंड रहा है पूरे इस विवाद में शुरू से, कि भारत ने कभी भी रशिया के जो एक्शन है उसके प्रति हर बार अपना डिसअप्रूवल तो दिखाया है जब बात आएगी आक्रामकता की, लेकिन जब वोटिंग की बात आती तो भारत कभी भी बड़े मंच पे रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं किया है। साथ ही साथ में अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री द्वारा समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होती है, तब वहां पर वर्तमान जो युग है वो युद्ध का युग नहीं है, ऐसे कथन भी कहे जाते हैं जो काफी ज्यादा वैश्विक मीडिया में लाइमलाइट में आ गए थे। और बेसिकली अभी ये भी बात कही जा रही है कि समय समय पर भारत जिस तरीके से डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करता रहा है, और अब बीच में कुछ एग्जाम्पल की बात कही गई है जब रूस द्वारा ऐसे आशंका व्यक्त करी जा रही थी कि ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन में उस पर रूस हमला कर सकता है, तो भारत ने सचेत किया था कि ऐसा नहीं कीजिएगा। इन सब के अलावा जब बात होती है कि फूड ग्रेन की, उसको सेफ पैसेज देने की बात होती है, तब भी भारत द्वारा अपील की गई थी। लेकिन ये जो सारे कदम हैं, ये जब मीडिएशन की बात आती है तो इससे काफ़ी दूर है। और अब आर्टिकल में भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से राजीव गांधी दौर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, तो हमको अतीत से भी सीख लेने की आवश्यकता है। राजीव गांधी एरा में जब अफगानिस्तान संकट चल रहा था, अफगानिस्तान में सोवियत, रूस और यूएस दोनों ही वहाँ पर अपनी मौजूदगी थे, दोनों में ही वर्चस्व का संघर्ष चल रहा था। और उस दौरान ये भी बात हो रही थी कि जब राजीव गांधी द्वारा
इंटरवीन किया जाए सोवियत लीडरशिप में, कि जो युद्ध चल रहा है, अथवा युद्ध कहना उचित नहीं होगा, कि सोवियत जो अपना अफगानिस्तान में लगातार इंगेजमेंट बढ़ा रहा है उसको कम किया जाए। 80 के दशक की बात होती है, जिसको ग्रेट गेम भी कहा जाता है। और पुस्तक का भी इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है, द ग्रेट ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, राजीव गांधी, जनरल जिया एंड अनएंडिंग वॉर, इंडिया यूएस डिप्लोमेसी ऑन अफगानिस्तान। पर्टिकुलरली इसके पेज का भी रेफरेंस दिया जा रहा है, जहां पर यह बात कही जा रही है कि स्टोरी ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक डिफीट एंड अमेरिकन डुप्लिसिटी, कि किस तरीके से भारत का एक डिप्लोमेटिक डिफीट देखने को मिलता है और अमेरिका का दोगलापन भी जाहिर हो जाता है। अब अफगानिस्तान केस में उदाहरण के तौर पे बात कही जा रही है कि भारत खुद भी चाहता था कि सोवियत अफगानिस्तान से विड्रॉल हो जाए, और अब ऐसी भावना को भारत द्वारा सोवियत को कन्वे भी किया जाता है। लेकिन अंतर ये रहता है तब में और अभी की जो बात कही जाएगी रशिया यूक्रेन में, कि जो भी हुआ था वो सुओ मोटो तरीके से हुआ था, स्वयं से डिसीजन की बात हो जा रही थी। और अभी क्या होगा कि किसी दूसरे देश के बिहाफ पे ऐसी बातें कही जा रही है। राजीव गांधी इरा में जो भारतीय नीति निर्माता थे, उन्होंने ये महसूस किया था कि भारत का जो हित है वो इसी में है कि काबुल में एक न्यूट्रल सरकार हो जाए। और चूंकि यूएस भी ऐसा चाहता था, तो उसने नई दिल्ली को एक ऐसा इल्यूजन दिया कि वो भी सेम चाहता है। हालांकि दूसरा, भारत ये भी चाहता था कि अगर भारत मध्यस्थता करेगा तो शायद यूएस द्वारा जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हो रहा है उस पर कुछ ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन जैसे समय बीतता है, ये तब जाकर उजागर होता है कि यूएस नहीं इस बात में इच्छुक था कि भारत एक एक्टिव डिप्लोमेटिक रोल अदा करे। भारत की उपयोगिता यूएस द्वारा सिर्फ इतनी समझी जा रही थी कि मैसेज को कन्वे किया जाए यूएसएसआर को, साथ ही साथ में उसको टेबल ऑफ टॉक पे लाया जा सके। लेकिन लगातार भारत एक्टिव डिप्लोमेटिक रोल अदा करता रहे, ऐसा यूएस नहीं चाहता था। और दूसरा, यूएस द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगाम लगाने की बात भी कहीं से भी देखने को नहीं मिलती है। और सिंपली यूएस सिर्फ इतना चाहता था कि जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो सोवियत को अपनी जो फोर्सेस अफगानिस्तान से उसको बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। और जब राजीव गांधी को यूएस के इस स्टैंड का पता चलता है, तो निश्चित तौर पर भारत और यूएस के जो संबंध है उनकी जो गर्माहट देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं सफर होती है इससे। वर्तमान दौर की बात किया जाए तो वर्तमान दौर की जो परिस्थितियां हैं 1980 के दशक से वो काफ़ी भिन्न है। लेकिन जब बात आएगी एक बेसिक प्रिंसिपल की, जो कि गेम ऑफ नेशंस को गवर्न करता है, तो वो नहीं बदलता, ऐसा आर्टिकल में कहा जा रहा है। 80 के दशक में और आज भी अगर बात कही जाए तो यूएस और पूरी जो पश्चिमी देश हैं वो चाहेंगे कि भारत को इस्तेमाल किया जाए, कि भारत की जो एक लिवरेज है रशिया के केस में उसको इस्तेमाल करके पुतिन पर एक दबाव डाला जा सके कि युद्ध से खुद को वो अलग करें और यूक्रेन के साथ टेबल पे आए, निगोशिएट करें। आगे ये बात कही जा रही है कि निश्चित तौर पर भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो रशिया के जो एक्शन है उस पर नियंत्रण लग सके। और इसी दिशा में जयशंकर जी द्वारा अभी जब रशिया में मॉस्को में जाते हैं तो स्टेटमेंट के दौरान वो कहते भी हैं कि जब सरगेई लेवरोव रशिया के जो विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करते समय वो कहते हैं कि वर्तमान में जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है वो इतना अंतर्गुंथित है कि एक जगह पे अगर कहीं पर भी युद्ध होता है तो दुनिया भर में उसका असर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार ऊर्जा और खाद्य संकट गहराता जा रहा है, और कोविड के बाद से, कोविड से पहले ये सारी चीज़ों में
संकट देखने को मिला था, धीमे धीमे देश उभरने की तरफ बढ़ रहे थे और फिर से रशिया यूक्रेन संकट आ जाता है वापस। कोविड जैसे हालात, जब बात होगी एनर्जी और फूड क्राइसिस की, तो उस तरफ दुनिया ढकेली जा रही है। और स्पेशली जो ग्लोबल साउथ है वो इसको एफर्ट नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर जयशंकर जी इस वक्तव्य को रखने में भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी ठीक तरीके से रखे हैं। और क्योंकि जब भी बात होगी डायलॉग और डिप्लोमेसी की, तो भारत को हमेशा उसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बात आएगी मीडिएशन की, और अगर भारत मीडिएट करता है तो इसके पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं। अगर भारत सफल होता है तो निश्चित तौर पर वैश्विक परिदृश्य में भारत का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब बात होगी इसके निगेटिव की, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही साथ में लेकर चलना होगा, तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि अगर भारत सफल नहीं होता है तो भारत का जो एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना हुआ है उसकी लिमिटेशन उजागर हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो पर्सनल केमिस्ट्री है लीडर्स के बीच में, भारत और रूस का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, मोदी और पुतिन की बात हो रही है, जो पर्सनल केमिस्ट्री है, विशेष तौर पे जब बात आएगी कि महत्वपूर्ण इवेंट पे वो कितनी कारगर साबित होती है, और अगर मध्यस्थता सफल नहीं होती तो ये भी एक्सपोज हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े खतरे हैं। और ऐसे में बात कही जा रही है कि पश्चिम के स्पष्ट प्रोत्साहन के मद्देनजर अगर ऐसा किया जाता है तो भारत के मध्यस्थता के प्रयास न केवल विफल हो सकते हैं बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव की वास्तविक सीमा को भी उजागर कर सकते हैं। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।